प्रणाम गुरु जी। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हाँ गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। आप सभी लोगों का अभिनंदन है। स्वागत है आज के इस सत्र में। और आज हम लोग मन, बुद्धि, भावना को और समझते हुए थोड़ा सा चेतना को भी समझेंगे। हम समझेंगे कि चेतना किस प्रकार से हमारे भीतर काम करती है, उसके कितने प्रकार है, इसको थोड़ा गहरे में समझाएंगे। आज का विषय चेतना एवं चित्त है। ये विषय बहुत लोग मन और चेतना एक ही समझते हैं। कुछ लोग चेतना और भावना को भी एक ही समझते हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म में, हमारे शास्त्रों में चेतना को विशिष्ट रूप में बताया गया है। आज उसी पे चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग 5-10 मिनट का ध्यान कर लेते हैं। सभी लोग स्थिर बैठ जाइए। शरीर को बिल्कुल स्थिर और शांत कर लीजिए। आपका शरीर बिल्कुल स्थिर और शांत है। अब श्वास के प्रति सजग बनिए। श्वास आपका सजग हो। आप श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, सजग बनिए। श्वास के अंतराल के प्रति सजग बनिए। श्वास के अंतराल के प्रति सजग बनिए। जैसे जैसे आप इस अपने इसको बढ़ाते जाएंगे, आप धीरे धीरे इंटरनलाइज होते जाएंगे। 4 उठ रहे हैं तो विचारों को देखें। आगे जाने दें। विचारों को रोके नहीं, दबाए नहीं, ना इन्वॉल्व हो, ना रुचि ले। बस आते जाते देखें।
अब विचारों की काउंटिंग शुरू करें। जब आप विचारों की काउंटिंग करेंगे तो आपको विचारों के अंतराल का पता लगेगा कि देर इज गैप बिटवीन टू थॉट्स। आपको पता चलेगा कि एक इंटरवल है दो थॉट्स के बीच में। यदि विचार जिस समय नहीं है, जो विचार शून्यता का स्टेट है, उसको भी आप सजग बन के महसूस फील करें। यदि कोई विचार चूक जाए, गल गिनती भूल जाए, गलती से कुछ छूट गया, गिनती भूल जाए, तो पुनः एक से शुरू करें। इफ यू मिस्टेक इन काउंटिंग और इफ यू मिस एनी थॉट देन स्टार्ट विथ वन। कपल ऑफ मोर मिनट्स, 2 मिनट और। 1 मिनट और।
अब आप विचारों को छोड़ करके भ्रूमध्य पे आ जाइए। वहां पर एक दिव्य ज्योति की परिकल्पना कीजिए। दिव्य ज्योति की परिकल्पना करते हुए हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे और शांति पाठ करेंगे। ओम मंत्र के उच्चारण के लिए लंबा गहरा श्वास लीजिए। ओ ओ ओ ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पे रखें और धीरे से अपनी आंखें खोल लें। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं थोड़ी सी आपकी चेतना पे। एक शब्द है चित्त। आप लोग को पीपीटी दिखाई पड़ रहा है? हाँ गुरुजी। जी गुरुदेव। जी गुरु जी। चित्त की 5 अवस्थाएं। जी जी। तो आज हम लोग ये चित्त को समझेंगे। जैसे हम लोग सामान्य रूप से चित्त जब बोलते हैं तो चित्त का मतलब क्या होता है? एक शब्द है जिसका अर्थ है चित्त। एक एक जो धातु रूप है जिसको मूल रूप कहते हैं शब्द का, वो है चित्त। चित्त में डबल त नहीं है, त त संयुक्त नहीं है। जो शब्द है, जो धातु रूप है, वो चित्त है। जैसे आपने एक किताब सुना होगा, चित्त शक्ति विलास। एक शब्द है चिति, में त में ईकार है, चिति। और एक शब्द है चित्त। ये 3 शब्द निकल के आए चेतना से। और क्या क्या आपने सुना है ये चेतना, चेत शब्द को? जैसे चेतावनी, आपने सुना चेतावनी? तो आज हम पहले ये शब्द पे आते, चित्त। चित्त शब्द का अर्थ क्या है? जब चित्त क्रिया रूप होता है तो उसको कहते हैं चेतना। जैसे देख, देखना, चल, चलना, चित्त, चेतना। अब ये चित्त शब्द को समझते हैं। शिव सूत्र में चित्त को ही आत्मा कहा गया है, लेकिन योग सूत्र में चित्त को कहा गया है। जहां से प्रकृति निर्मित होती है, जहां से प्रकृति क्रिएट होती है। अयम चित्तम। कोई पूछता है कि आप कौन हैं, तो वेदांत उसका जवाब देता है कि अयम चित्तम, मैं चित्त हूं। क्योंकि चित्त को ही जाना जाता है। जैसे एक शब्द हम यदि आपको एक बात बताऊं कि लोग कहते हैं आत्मा साक्षात्कार हुआ। आत्मा का साक्षात्कार कौन किसको करेगा?
आत्मा यदि आप स्वयं हैं तो आप स्वयं का साक्षात्कार कैसे करेंगे? आप आईना देख सकते हैं, आईना में खुद को देख सकते हैं। तो जिस आईने में आप स्वयं को देखते हैं उस आईना को कहा जाता है चित्त। चित्त वो आईना है जिसमें आत्म साक्षात्कार होता है, जिसमें आप स्वयं को देखते हैं, स्वयं को जानते हैं। इसीलिए सांख्य ने, योग ने इसको प्रकृति का पहला प्रोडक्ट बताया कि जब प्रकृति मैनिफेस्ट होती है तो चित्त रूप में मैनिफेस्ट होती है। तो चित्त वो आत्मा का प्रकाश है जिससे हम स्वयं को जान पाते हैं, स्वयं को आत्म साक्षात मोक्ष होता है, मुक्ति होता है। मोक्ष और मुक्ति किसको होता है? ये चित्त को होता है। इसको इंग्लिश का पैरल शब्द कॉन्सियसनेस है, ऑल्दो मैं इसको चित्त का ट्रांसलेशन नहीं मानता, लेकिन अब इंग्लिश में इसके बराबर का कोई शब्द ही नहीं है, इस जैसी मीनिंग का कोई शब्द नहीं है। तो चलो हम मिलता जुलता शब्द ले लेते हैं कॉन्सियसनेस। लेकिन याद रखना, कॉन्सियसनेस की जो परिभाषा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में है वो चित्त नहीं है। दैट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ चित्त। लेकिन चलो, अंग्रेजों के पास ऐसी कोई दर्शन नहीं थी, तो हम मान लेते हैं कि चित्त मतलब कॉन्शियसनेस का आसपास का कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस, सबसे पहली बात, जब हमने ये शब्द को जाना कि आज हम लोग कॉन्शियसनेस पे या चित्त पे चर्चा करने वाले हैं, तो बात कि हम चर्चा करें क्यों, वाई वी आर डिस्कसिंग ऑन द कॉन्शियसनेस। जब तक आपको विषय में रुचि ना हो, विषय में मजा नहीं आएगा, तो फिर आप क्यों ही सुनोगे? क्या महत्व है, हम चित्त के बारे में क्यों जाने? तो चित्त के बारे में इसलिए हमें जानना चाहिए क्योंकि यदि आपको अपने मन पर नियंत्रण करना है, मन के गुलाम होने से बचना है, अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण करना है, विवेक बुद्धि में लाना है, अपने अहंकार से स्वतंत्र होकर के मोक्ष को पाना है, तो चित्त को समझना आवश्यक है। मन, बुद्धि और अहंकार का जो मूल है, जो बेस है, वो चित्त है। चित्त के अंदर में ही अहंकार जन्मता है, चित्त के अंदर ही बुद्धि होती है, और चित्त के अंदर में ही मन होता है। चित्त ही वो भूमि है, वो जमीन है जिसपे संसार की खेती होती है, जिसमें संसार उगता है, संसार के प्रपंच उगते हैं। इसीलिए गीता में चित्त को क्षेत्र कहा गया, आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा गया। क्षेत्र मतलब खेत, और किसान को आत्मा कहा गया, क्योंकि खेत में सारे अन्न उगते हैं, तो अन्न को संसार कहा गया। ऐसा गीता 13वें अध्याय, गीता गीता के 13th अध्याय में इसका वर्णन है। तो तो जब मैं चित्त कहूं तो चित्त मतलब आत्मा नहीं है। जहां आत्मा मालूम होता है, जहां आत्मा का पता चलता है। और चित्त में क्या है? चित्त चित्त वो सोर्स है, वो बेस है, जहां पर मन, चित्त और अहंकार की उत्पत्ति होती है। इसीलिए इसको जानना, अगर बेस को समझ गए तो हम, अगर आप खेत को समझ गए तो जो भी चाहे फसल, जैसा फसल उगाना चाहे वैसा फसल उगाएंगे। अगर हम खेत की प्रकृति ही नहीं समझ पाए, हम क्षेत्र को ही नहीं समझ पाए, तो उसकी खेती तो खेती, हम क्षेत्र को भी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए क्षेत्र को समझना जरूरी है।
देखो, तीन प्रकृति के तीन रूप हैं, तीन गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। जो सबसे सात्विक, सबसे वास्तविक, सबसे ओरिजिनल, सबसे जेन्यून है, वो सत्व है। और इसीलिए चित्त को सत्व कहा जाता है, चित्ती सत्व। चित्त मतलब प्योर सत्व, एकदम साफ आईना। अब आईने को तुम लाल रंग का कर दोगे तो तुमको अपना चेहरा लाल रंग का दिखाई पड़ेगा। आईने को हरे रंग का कर दोगे तो अब तुमको आईने में देखोगे तो तुमको अपना चेहरा हरा रंग का दिखाई पड़ेगा। लेकिन जब कलर नहीं है उसमें, when there is no color in the mirror, तब उसको हम कहेंगे चित्त। वो चित्त है जब उसमें कलर नहीं है, कलरलेस है, जो ओरिजिनल है। उस ओरिजिनलिटी को कहा जाता है सत्व। सत्व मतलब ओरिजिनल, प्रकाश, ज्ञान, है ना। अब हम लोग समझेंगे कि चित्त के क्या क्या रूप हैं। आज हम लोग जीवन में चित्त को किन किन रूपों में देखते हैं। तो योग सूत्र कहता है कि जीवन में हम अपने जीवन में अपनी चेतना को 5 रूपों में देखते हैं। मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। और ऐसा मत समझना कि आप में ये सब नहीं होते, सब आप में होते हैं। जीवन में इन सबको आप महसूस करते हो, हाँ, निरुद्ध को भी, एकाग्रता को भी, और बाकी के 3 को तो करते ही हो। चित्त अपने 5 रूप में हमारे अंदर विराजमान होता है, लेकिन उसका एक स्तर है। जब वो तमस प्रधान होता है, जब आपकी प्रकृति, जब आपका इनर नेचर जब बहुत तामसिक होता है, तो चेतना मूढ़ होती है। चेतना का जो स्वभाव होता है वो मूढ़ होता है। जब आप रजस प्रधान होते हैं, रजस मतलब क्रियाशीलता, डायनामिज्म, चंचलता, एक्शन, है ना। तो जब आप रजस प्रधान होते हैं तो आपकी चेतना क्षिप्त होती है। ठीक है। और जब रजस और सत्व दोनों होता है, थोड़ा रजस थोड़ा सत्व, तो आप विक्षिप्त होते हो। यानी विक्षिप्त से बुरा स्टेट है क्षिप्त का, और क्षिप्त से बुरा बुरा स्टेट है मूढ़ का। मूढ़ में आपके भीतर में जड़ता होती है, मोह होता है, निद्रा होती है। आपके अंदर बहुत भारी डिप्रेशन होता है। आपकी डीएमएन जो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क है, विचार का प्रवाह एकदम कंटिन्यूअस बना रहता है। और योग में, साधना में, मूढ़ चेतना से आप, मूढ़ चित्त से आप साधना नहीं कर सकते। ये हाईली अनक्वालिफाइड है। अगर आप मूढ़ स्टेट स्टेट में आप, इवन आप मेरे को सुन रहे हैं, अगर आपका मूड स्टेट है, तो आपका सुनना ना सुनना कोई अर्थ नहीं रखता है। ये चेतना का लोएस्ट स्टेट है। अगर चेतना में थोड़ी रजस हो जाती है, थोड़ी सक्रियता हो जाती है, तो क्षिप्त हो जाता है, जिसको हम कहते हैं रजस प्रधान। लेकिन इसे बहुत बिखराव होता है, बहुत चंचलता होती है। मन यहां वहां, 1 मिनट के लिए भी मन नहीं लगता है। बहुत स्कैटर्ड माइंड होती है ना। स्त्यान होता है मन का, आलस्य होता है मन का, प्रमादी होना होता है, संशय से भरा हुआ मन होता है।
विक्षिप्त स्टेट। विक्षिप्त स्टेट में हम नॉर्मल, जो हम लोग सब होते हैं, जब हम सामान्य जीवन जीते हैं तो एक विक्षिप्त स्टेट होता है। इसीलिए मैं आपके सामान्य जीवन को विक्षिप्त कहता हूं। सुनने में विचित्र लगता है ना। सुनने में लगता है कि विक्षिप्त का जो पैरेलल इंग्लिश शब्द है उसको कहते हैं मैड, पागल, मूर्ख, बेहोश। कहते नहीं, ये आदमी बिल्कुल विक्षिप्त है, तुम्हारा दिमाग क्या विक्षिप्त हो गया है, खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया। पर योग सूत्र के हिसाब से यही हम लोग का जेनरिक स्टेट है, यही व्यवहारिक स्वरूप है। हम लोग मोस्टली विक्षिप्त होते हैं। अगर मेरी बात में विश्वास ना हो तो कभी भी 10 मिनट पेन कॉपी लेके बैठ जाना और अपने मन में जो जो विचार आ रहे लिख लेना। 10 मिनट लिखना बस, हम ज्यादा नहीं कहेंगे, किसी को दिखाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दिखा पाओगे भी नहीं। आपको पता चल जाएगा आपकी विक्षिप्तता। कभी भी पेन कॉपी उठाओ और अपने मन में जो विचार आ रहे लिखते जाओ। जो लोग पागल खाने में हैं, जो पागल है ना, बस वो ये जो मन में आता है बोल देते हैं, और आप नहीं बोलते हो। आप में और पागलों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जो पागल खाने में बंद हैं और आप में उतना ही फर्क है कि वो बेचारे बोल देते हैं और आप मन में ही रख लेते हो। ज्यादा फर्क नहीं है। जिस दिन आप उसको मन में कंट्रोल करके नहीं रखोगे, बोलने लगोगे, तो आप भी पागल खाने में होगे। लोग आपको ठूस देंगे पागल खाने में। इसलिए कह रहे हैं, विश्वास ना हो तो पेन कॉपी लेके बैठो और विचारों को लिखना शुरू करो, रिकॉर्ड करना शुरू करो, क्या क्या विचार हो रहे हैं। बता नहीं पाओगे किसी को। आपकी जो स्थिति है ना, वो विक्षिप्त की ही है, बस छुपी हुई है, पर्दे में ढके हुए हो, लोगों को पता नहीं चल रहा है बस। बहुत गौर से अपने आप को देखो। क्या आपने मुखौटा नहीं लगा रखा है? क्या आप जो हो वो आप बाहर व्यक्त करते हो? आपके मन में जो चलता है वो आप सबको बताते हो? आप बोलते कुछ हो, सोचते कुछ हो, कहते कुछ हो, करते कुछ हो और हो। आपको विक्षिप्त ना कहा जाए तो और क्या कहूं मैं। हम सब व्यवहारिक जीवन में विक्षिप्त हैं। लेकिन इसमें एक सात्विक स्टेट है, जब हमारी बुद्धि काम करती है, जब हमारी विवेक शक्ति काम करती है, जब हम इमोशनल इंटेलेक्ट में होते हैं। इसीलिए इसमें सत्व का थोड़ा थोड़ा सा असर है, और इसीलिए हम इंसान हैं, वरना जानवर ही होते। मौलिक रूप में जानवरों से ज्यादा भेद नहीं है हम में। हमारे ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। हम वास्तव में एक जानवर से ज्यादा फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा सत्व ज्यादा है हमारे में, तो बुद्धि विवेक हमारे अंदर ज्यादा है। वो भी कभी स्थिर होता है, कभी बिखरा हुआ होता है। तो ये हम लोग का नॉर्मल स्टेट है। योग ने हमारे नॉर्मल स्टेट को विक्षिप्त बोला है। इस बात से कई दूसरे दर्शन बड़े नाराज हो गए। दूसरे फिलोसोफर्स, बहुत सारे स्कॉलर्स, जब ये थियरी विदेश में गई तो सारे स्कॉलर्स नाराज थे कि बताओ, हमारे व्यवहारिक स्टेट को योग कह रहा है, योग दर्शन कह रहा है कि आप विक्षिप्त हो। लेकिन योग ने ये हिम्मत किया। लोग बोलने से डरते, लोग उस फिलॉसफी को मानना ही बंद कर देंगे कि क्या बात है, मेरे को पागल बोल रहा है, चलो बंद करो, ये फिलॉसफी नहीं सुनेंगे। पर आश्चर्य की बात है, योग दर्शन ने ऐसा बोला, पर है उतना ही सत्य। एक बार मैं, उन दिनों की बात है जब मैं गुरु की खोज में था, तो चित्रकूट के पास सरभंग आश्रम के पास जो है
एक पतली सी नदी की धार निकलती थी, पयस्विनी नदी की। मैं पयस्विनी नदी के किनारे, मुझे पता चला था कि बड़े संत हैं, और वो दूर, कम से कम 1 किलोमीटर दूर, उन्होंने मुझे देख लिया। लोगों ने बताया था कि ये संत थोड़ा पागल है, गाली गलौज करते हैं, पत्थरें फेंकते हैं। पर उन दिनों मेरी भी कुछ हुड़क ऐसी थी कि नहीं, संतों के दर्शन करने चाहिए, मिलना चाहिए। मैं भी, भाई उसने 1 किलोमीटर दूर से ही, काफी दूर से पत्थर उत्थर फेंकना शुरू कर दिया। उनकी गालियों की आवाज आने लगी, और ऐसी ऐसी गालियां जो हम चर्चा भी नहीं कर सकते। मतलब जब मैं 100 मीटर के आसपास आ गया था, एक दो पत्थर मुझे लग गए, चोट लग गई मुझे अच्छी खासी। मैं भी ठहरा उतना ही जिद्दी कि आज तो बस चरणों पे मैं पकड़ के ही रहूंगा। ये आदमी किसी से मिलने नहीं देता है अपने आप को। ये आदमी बड़ा रहस्यमयी है, और जब किसी चीज में रहस्य हो तो रुचि बढ़ जाती है। एक पत्थर बहुत जोर से लग गया मेरे माथे पे, मुझे एकदम, मैं थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया, मुझे चक्कर आ गया, मैं गिर गया नीचे। और थोड़ा सा होश आया तो देखा कि वो बाबा मेरे एकदम बगल में खड़े हैं, और गालियां गालियां दे रहे हैं। मैं सोच ही रहा था मनी मन कि लगता है मेरे से कुछ गलती ही हो गया, ये आदमी निश्चित रूप से पागल है। पता नहीं उन्होंने मेरे मन की बात कैसे पढ़ी। वो कहते हैं कि तुम अपना पागलपन तो पहले देखो, मेरी पागलपन पर कमेंट करने से पहले तुम अपना पागलपन तो देखो। भाई, मैं सच में उनके पैर में ही पड़ गया। और वो कुछ ऐसा क्षण था कि जैसे वो भगाना चाह भी रहे हो, भगाना नहीं भी चाह रहे हो। अगर कोई दूर से देखे तो उसको लगे कि वो भगाना चाह रहे हो, लेकिन वो, मैं महसूस कर रहा था कि वो भगाना नहीं चाह रहे, वो बुलाना चाह रहे हैं हमें। ये भगाना बड़ा बाहर बाहर है, वरना वो मेरे पास आके खड़े क्यों होते? वो खुद ही दूर चले गए होते। वो इतना पास आकर के गाली क्यों दे रहे होते? तो मैं समझ गया कि ये उनके सिलेक्शन का तरीका है। वो अपने शिष्यों को सेलेक्ट करने के लिए वो ये प्रपंच करते हैं। उसमें से जिसका धैर्य नहीं होगा वो भाग जाएगा, जो बहुत मान अपमान देखेगा, जिस शिष्यों में समर्पण नहीं होगा वो भाग जाएगा। शिष्यों को भगाने का बहुत आसान तरीका है, उनके ईगो को छू लो, वो भाग जाएंगे छोड़ के। आपकी ईगो को मैं हिला दूं तो आप अगले दिन से नहीं आओगे। तो बड़ा आसान है। लेकिन मैं शिष्य ठहरा बड़ा ढीठ। मैंने कहा ना, आप चाहे जो बोल लो। और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। अचानक उनके स्वर बदल गए। अचानक वो बोले, अच्छा बेटा आओ। फिर वो अपने कुटी में ले गए। तो मैं ये कहानी बता रहा था इसलिए कि लोग अपनी विक्षिप्तता नहीं देखते। हम बड़े आसानी से जिन पागलों को पागल कहते हैं, हमें अपने आप को झांकना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। किस प्रकार की व्यक्तित्व हम रखते हैं? क्यों ना कोई संत हमें पागल कहे। हम पागल तो विक्षिप्त तो है ही हैं, पर मजेदार बात है कि हम कई बार क्षिप्त और कई बार मूढ़ हो जाते हैं। हम उससे भी
गए गुजरे हालत में चले जाते हैं। हम केवल पागल ही होते तब भी ठीक था। हम क्षिप्त स्टेट में भी आते हैं, जो विक्षिप्त से भी बेकार स्टेट, ये तो मूड स्टेट में भी आते हैं। लेकिन योग की भूमिका शुरू होती है विक्षिप्तता से। जब अर्जुन का गांडीव छूटने लगता है उसकी हाथ से, अर्जुन असमंजस में पड़ जाता है, वो विक्षिप्त अवस्था में आ जाता है, शंका से भर जाता है, और यहां से गीता शुरू होती है। और इसीलिए संभावना है कि जब आप विक्षिप्त होंगे तो संभवतः आपका बुद्धि विवेक, आपकी साधु संगति आपको एकाग्रता की ओर ले जाए। आपका सत्संग आपको एकाग्रता की ओर ले जाए। और एकाग्रता वो शुरुआत है। बहुत सारे दर्शनों में, खासकर जैन दर्शनों में देखोगे तो एकाग्रता और निरुद्ध के बीच में भी दो अवस्थाएं उन्होंने बताई है। जब आप बिल्कुल एकाग्र हो, सत्व प्रधान हो, उसके बाद का भी स्टेट। लेकिन योग उतनी विचार इस तरह से प्रकट नहीं करता, उनको वो समाधियां मानता है। एकाग्रता, एकाग्रता की कई भूमि है, चार भूमि बताया गया एकाग्रता की। वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, ये एकाग्रता की भूमियां बताई गई, जहां हम लोग की समाधियां लगती है। और ये बहुत वैज्ञानिक और बहुत मैथमेटिकल है। जब हम अपनी एकाग्रता को चार भूमि में बांटते हैं, वितर्क, किस प्रकार का वितर्क, सवितर्क या निर्वितर्क, किस प्रकार का विचार, सविचार या निर्विचार, ये ये भूमियां आपको अलग अलग एकाग्रता के स्टेट में ले जाती है, स्टेप बाय स्टेप। और अंत में आप चित्त की उस अवस्था में पहुंचते हैं जो त्रिगुणातीत है, जिसको हम निरुद्ध अवस्था कहते हैं। आइए थोड़ा सा मूल अवस्था को और अच्छे से समझ लें। मूल अवस्था जब आपके तमस का आधिपत्य हो, आपकी चेतना एकदम जड़ावस्था में है। व्यास भाष्य कहता है, योग सूत्र का एक व्यास भाष्य है, मूढ़म तमो अभिभूतम। जब आप तम से, तमस से अभिभूत होते हैं, मूढ़ अवस्था में तमस गुण की प्रधानता होती है, चित्त जड़, भारी और अंधकार से आच्छादित होता है। और ऐसा कई बार होता है जब आप अपने भाव में भर जाते हैं, क्रोध में एकदम पागल हो जाते हैं, तंद्रा में होते हैं, विषय वासना में होते हैं, तब आपकी स्मृति, आपका बोध, विवेक सब गायब हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि मूढ़ अवस्था को हम लोग नहीं छूते हैं, हम लोग मूढ़ अवस्था को छूते हैं, कई बार छूते हैं। इसमें जो रजस और सत्व है वो दोनों दबा हुआ होता है। आपकी जितनी भी वृत्तियां हैं वो बहुत निष्क्रिय और जड़ की स्थिति में होती है। आप किसी एक गुस्से में पागल हैं, आप क्रोध में हैं बहुत, आप बहुत घृणा में हैं, और नेगेटिव ही क्यों ले, आप बहुत ज्यादा वासना में हैं, मोह में हैं, तो आप मूढ़ अवस्था को पा लेते हैं। जब उस भावना में आप बह जाते हैं,
और ऐसे में आपके अंदर मोह का अंधकार भर जाता है। चित्त आलस्य, प्रमाद और निद्रा में उतरने लगती है। जो आपका डिफॉल्ट मोड नेटवर्क है, डीएमएन है, वो अति सक्रिय। आप ओवर थिंकिंग, कोई एक बात आपके दिमाग में घूम गया, वही घूमे जा रहा, घूमे जा रहा, घूमे जा रहा, दूसरी बात आपके दिमाग में आई, कितना भी कुछ हो जाए, आपके दिमाग में वही वही बात चल रहा है। लगातार आप रिपीट कर रहे हो उसी बात को। कितना कुछ हो रहा है लेकिन वो बात आपके दिमाग से जा ही नहीं रही है, घुस गई वो दिमाग। कहते ना, गई भैंस पानी में। अब निकालते रहो भैंस को। गई भैंस पानी में, ये मुहावरा सुना कि नहीं? बहुत मुश्किल होता है भैंस को बाहर निकालना। आप लोग तो गांव वगैरह में नहीं रहे हो, तो कभी देखो भैंस को निकालना कितना मुश्किल होता है पानी से। इसीलिए कहावत होता है, गई भैंस पानी में। भैंस को पानी में बड़ा आनंद आता है। वो एक बार उसको कहीं छोटा सा वो गड्ढा दिख गया, कोई नाली दिख गया, कोई तालाब से, मतलब चाहे वो साफ हो या गंदेला हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। भैंस एकदम आनंद से भर जाती है जैसे ही उसको कहीं छोटा सा तालाब या कोई गड्ढा या कोई कुछ ऐसा मिल गया जिससे पानी है, वो आराम से घुस के जाके बैठ जाती है। और परेशानी किसान को इसलिए है कि उसमें बहुत सारे पिस्सू होते हैं। पिस्सू क्या बोलते हैं इसको, जो खून चूसते हैं। जोंक। जो जोंक, जोंक, जोंक चिपक जाते हैं, उसका खून पीते रहते हैं भैंस का। ये जो मोटा सा उसका उस भैंस को भी हमारे पूर्वांचल में उसको भैंसिया जोंक कहते हैं। जोंक भी भैंसिया जोंक होता है, एक मोटा सा काला सा विचित्र सा जोंक होता है। ये ऐसे गंदेले गड्ढों में रहता है। अब भैंस जाके उसमें बैठ जाती है और खून चूसता रहता है वो जोंक। और निकालो भाई, डंडे डुंडे लग जाते हैं, मतलब 8-10 लोग मिलकर डंडे लगाते हैं भैंस को, उधर से डंडे लगाते हैं, इधर से उठाते हैं, उधर से उठाते हैं। बड़ी मुश्किल से निकल पाता है ये भैंस गड्ढे में से। चाहता ही नहीं निकलना। देखो, निकलने को तो 2 मिनट में निकल जाए, वो चाहता ही नहीं निकलना। और जब ये मैं भैंस की बात कर रहा हूं तो मैं आपके मन की बात कर रहा हूं। आप ये मत समझना कि मैं भैंस की बात कर रहा हूं। अब चढ़ गया वो बात आपके दिमाग में। आपको किसी ने पागल कह दिया है, मुझको पागल कह दिया, अरे तुम पागल, तुम्हारा पूरा खानदान पागल, अच्छा मेरे को पागल कहा। और सुबह से शाम तक आप सुन रहे हो उससे, है मेरे को पागल कहा, मेरे को पागल कहा, मेरे को पागल कहा। अरे भाई बाहर निकलो। आपके दिमाग में कोई बात चढ़ जाती है तो बस चढ़ जाती है। सनक, सनक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मूर्ता का। अब तो बहुत सारे मोटिवेटर्स ने सनक को पॉजिटिव बना दिया। और ये जो गीतकार जो फिल्मी गीत लिखते हैं, इन्होंने प्यार को सनक बना दिया। इन्होंने काम काज को, वर्कोहलिक होने को सनक बता दिया। ये तो शब्दों की मीनिंग की ऐसी की तैसी करते हैं ना, क्या ही बताया जाए। सनक गालियां होती है, सनक बुरा, इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तुम सनकी हो, अगर हम किसी को सनकी बोलते हैं ना, तो ये एक गाली होता है। आजकल बड़ा लोग उससे बोलते हैं, पता है, मुझे सनक चढ़ जाता है। तो बोले भाई तू क्यों लाते हो मुड़ता। और मतलब खुश हो गए, कहते हैं कि मैं बड़ा सनकी आदमी हूं। मेरे ऊपर तो एकदम, क्या कहते हैं कि वो भाव चढ़ जाता है। अरे मूर्ता चढ़ती है भाई, भाव नहीं चढ़ता, मूर्ता चढ़ती है। मैं दीवाना हो जाता हूं। अरे दीवाना शब्द को तो इतना पॉपुलराइज किया गया। दीवाना शब्द का अर्थ मालूम है क्या होता है? कोई बताएगा दीवाना शब्द का अर्थ? आप में किसी को मालूम है ये दीवाना शब्द का अर्थ क्या होता है? कोई लिख के ही बता दे, बोल नहीं पा रहे हैं तो। पागलपन। एक ही बात के पीछे। एग्जैक्टली exactly. दीवाना मतलब पागल।
ब्रेनलेस, मूढ़, जो मूढ़ व्यक्ति है, बुद्धिहीन है, जड़ है, उसको बोलते हैं दीवाना। ल- पीछे पड़ गया किसी के, पागलों की तरह पड़ गया पीछे, बुद्धि काम नहीं कर रही उसकी। और लोग देखो कितना खुश हो जाते हैं, किसी को बोल दो दीवाना, अरे आप तो बिल्कुल दीवाने हो। कुछ शब्दों को फिल्म इंडस्ट्री ने, ये गीतकारों ने ना, उस शब्द की ऐसी की तैसी कर दिया, और बड़े लोग चौड़ होके कहते हैं कि हाँ। ठीक है। तो ये दीवानगी जो है, ये वो माया का घना आवरण है। आप समझ लो कि आपके अंदर अविद्या की गहरी जड़ें फैल गई अगर आप दीवाना है तो। ठीक है। तो हमें इन बातों को समझना होगा कि जब आपके दिमाग में कॉग्निटिव फॉग डेवलप हो जाता है, विचार धुंधले हो जाते हैं, स्मृति क्षीण हो जाती है, बुद्धि काम नहीं करती है, वो अवस्था मूढ़ अवस्था है। आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो एकदम निष्क्रिय हो जाता है, निर्णय शक्ति नहीं रह जाती है, आदमी दीवाना हो जाता है। तो उसको कहते हैं मूढ़ावस्था, आदमी मूढ़ हो गया। अगर ऐसे मूढ़ लोगों की हम और सिम्टम्स बताएं, अभी तो भैंस वाला सिस्टम बताई थे, कुछ और सिस्टम भी बता देते हैं, आपको लगेगा कि आपके जीवन में ऐसा नहीं कि मूर्ता नहीं है। और मैं, याद रखना, मैं किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूं, हम सब में वो है, हमारी उस चित्त की दशा है। ये पांचों हमारी चित्त की दशा होती है। कई बार आप महसूस करते बड़ी सुस्ती है, सो लिए हैं 7-8 घंटे, उसके बाद भी आप सुस्त सुस्त हैं। आप में कोई काम के लिए उत्साह नहीं मिल रहा है, रुचि नहीं मिल रही है, पढ़ना है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, काम में काम करने का, जाने का मन नहीं कर रहा है, आप में अरुचि पैदा हो रही है, आपका ध्यान नहीं लग रहा है कहीं किसी चीज में, आप भूले भूले से हो, खोए खोए से हो, एक मानसिक कोहरा, मेंटल फॉग छाया हुआ है, ये समझो मूढ़ावस्था में आप हो। आप में मूढ़ता आ गई है, आपकी चित्त जो है मूढ़ हो गई है। आपको भूख प्यास, एक्सरसाइज, खेल, किसी चीज में मन ही नहीं लग रहा है। नकारात्मक विचारों का जाल फैल गया है आपके अंदर, लगातार आप नेगेटिव ही सोच रहे हैं। कोई चीज आपको बुरी लगी, अब आप उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, निराश हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं, शरीर में भारीपन हो रहा है, अंगों में जड़ता हो रही है, शिथिलता हो रही है। ये सब मूढ़ावस्था के लक्षण है। अगर ये आप में होने लगे तो आप सतर्क हो जाना कि आपकी चेतना मूढ़ गति को प्राप्त है। तो बोल दो भाई गुरु जी, अब उपाय भी बता दो, कब तक गरियाते रहोगे। आज सुबह सुबह जो सुना रहे हो, कुछ उपाय भी बता दो। तो उपाय यही है बच्चों की, आप सुबह उठने की आदत डालो, थोड़ा प्राणायाम करो, थोड़ा सूर्य नमस्कार करो, है ना, सात्विक आहार लिया करो, थोड़ा गुरु का सत्संग करो, मेरे लेक्चर्स सुनो, थोड़ी सेवा करो, है ना, सत्संगत में मन लगाओ, ओम का जाप करो, जो नाम गुरु ने दिया है गुरु का नाम मंत्र करो, ये सब उपाय है, इससे आप मूढ़ावस्था से बच सकते हो। उसके बाद चेतना की दूसरी अवस्था आती है क्षिप्त अवस्था। रजस का आधिपत्य होता है, ये चेतना उसमें एकदम डायनेमिक होती है। डायनेमिक से बहुत लोग खुश मत हो जाना। डायनेमिक हमेशा पॉजिटिव नहीं होती है। डायनेमिक होना, जिस तरह से आलसी भैंस बनना बहुत बुद्धिमानी नहीं है, उसी तरह से चूहा बन के इधर उधर दौड़ते रहना बहुत बुद्धिमानी नहीं है। तो जो क्षिप्त है, ये क्षिप्त शब्द जो है, ये आया है आपकी चंचलता से, अति चंचलता। चित्त एक ऐसे बंदर की भांति है, मैंने 2-3 दिन पहले आपको कहा था,
जब आपकी चेतना एक ऐसा बंदर बन जाए, ऐसे तो है ही बंदर वो, पर अगर उसको आप पिला दो शराब, वो हो जाए टुल्ल। अब टुल्ल बंदर, एक तो बंदर, ऊपर से तुमने उसको शराब पिला करके टुल्ल कर दिया। अब ये जब ये टल्ली होकर के जब ये इधर उधर झूमता फिरता है, अरे ठहरो ठहरो, ऊपर से किसी बिच्छू ने डंक मार दे, अभी टल्ली होना कम था, ऊपर से किसी बिच्छू ने डंक मार दे, उसके बाद बंदर की क्या दशा होती है। घबराओ मत, ऐसी बात, ऐसी दशा हम लोग की भी होती है। हम लोग का मन जो है ना, एक ऐसे बंदर की तरह है जो यहां से वहां कूदता रहता है, और उस कूदने में कोई बुद्धिमानी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस टहनी पे ज्यादा खाना मिल जाएगा, उस टहनी पे कम खाना मिलेगा। वो कूदता रहता है, उसको खाना हो या ना हो, खाना मिल जाए तो भी ठीक है, तो भी कूदेगा, खाना नहीं मिलेगा तो भी कूदेगा। आपकी इच्छाएं, आपकी वासनाएं, आपका राग और द्वेष, ये सब ईंधन हो जाता है, इसमें एनर्जी फैक्टर बन जाता है आपका। एक तो आप लगभग बेहोश हो, आपकी बेहोशी, आप होश में नहीं हो, ये एक बात। ऊपर से चुल है आपको। ये जो बिच्छू काटने को ना, डंक मारने को हम कहते चुल। बड़ा अच्छा शब्द किसी ने दिया है ना, ये शब्द जिसने भी बनाया ना, ये चुल शब्द, ये बड़ा अच्छा शब्द है। ये संस्कृत शब्द तो नहीं है, ऐसे ही स्लैंग लैंग्वेज है, और भारत में बहुत लोग इसको यूज करते हैं। ये स्लैंग लैंग्वेज जिसने भी बनाया है, वो अद्भुत इंसान रहा होगा, उसको मेरी तरफ से सैल्यूट। संभवतः ये शब्द निकला है चुल्लिका ग्रंथि से। चुल्लिका थायराइड ग्लैंड को कहते हैं चुल्लिका ग्रंथि। चुल्लिका और उपचुल्लिका नाम की दो ग्रंथियां होती है, थायराइड और पैराथायराइड। उसको संस्कृत में चुल्लिका ग्रंथि कहते हैं। तो जिसने भी ये चुल्ल शब्द बनाया, उसको मालूम था कि थायरोक्सिन मतलब कुछ ऐसे हार्मोन्स हमारे थायराइड से निकलते हैं जो हमें एक्टिवेट करते हैं कुछ भी कार्य के लिए, फंक्शनल बनाते हैं, डायनेमिक बनाते हैं। आपको चुल्ल हो जाता है कोई चीज करने की, अंदर आग लग जाती है। तो ये जो चुल्ल आपको लगता है ये क्षिप्तावस्था है, फिर आप कुछ भी करते हैं। यही बिच्छू का डंक मारना है। एक तो अंदर, अंदर, ऊपर से जो डंक आपको लगा चुल्ल का, कि अच्छा ये आदमी, अच्छा इसको मजा से खाते हैं, चलो आज तो मैं आइसक्रीम खाऊंगा, चाहे कितनी भी ठंड पड़ जाए। बाहर बाहर जो है बर्फ गिर रहा है, इन टीनेजर्स देखो आइसक्रीम खा रहे हैं बर्फ में गिरते हुए, बर्फ वहां गिर रहा है, आइसक्रीम खा रहे हैं, कोल्ड कॉफी पी रहे हैं, जमती हुई ठंड में कोल्ड कॉफी पी रहे हैं। चुल्ल है। जो लोग नहीं कर सकते मैं करूंगा। तो ये जो जब चुल्ल आपको होता है, जब आपकी चुल्लिका ग्रंथि थायराइड ग्लैंड काम कर रही होती है, तो आप ऐसे उत्पाद करते हो। और अगर उसका विश्लेषण कर दें आपके इस चुल्ल का, तो ये आपके रजस गुण का प्रचंड प्रधानता। जैसे बंगाल में प्रचंड बहुमत मिली ना बीजेपी को, तो जो आपकी जो है वो प्रचंड प्रचंड प्रधानता, प्रचंड अति क्रियाशीलता में, उसी को कहते चुल्ल। वो ये क्षिप्त, और आपके विचारों का प्रवाह एकदम अनियंत्रित है, एकदम फटाफट वकार यूनिस की तरह बॉलिंग हो रही है। ये दे दनादन, दे बॉलिंग, दे बॉलिंग, कहीं रुक नहीं रहे हैं, यहां से आ रहे हैं, वहां से आ रहे हैं, चारों तरफ से विचार आ रहे हैं। और आपकी वृत्तियां जो कभी सोई पड़ी थी, एकदम सुषुप्त ज्वालामुखी, एकदम प्रस्फुटित हो गई बिल्कुल। लगा एकदम सब कुछ आज बाहर निकल ही जाएगा, आज सब कुछ हम कर ही डालेंगे। तो आपकी स्थिरता शून्य हो जाती है, आप कहीं भी स्थिर नहीं है, ठहरे नहीं है। ये आपका मंकी माइंड एकदम
झूलने कूदने उछलने के लिए तैयार है। एक बीमारी होती है, इसको एडीएचडी कहते हैं, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। खासकर जो छोटे बच्चों में, कई बार ये 2-3 साल के बच्चों में, 4 साल के बच्चों में एडीएचडी की कुछ बीमारियां तात्कालिक, मतलब कुछ समय के लिए टेम्पररी विकसित होता है। कुछ बच्चों को देखोगे, 3-4 साल के बच्चे हाइपर एक्टिव है, न सो रहे हैं न कुछ कर रहे हैं, अजीब तरह से एक्टिव है। समझा रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको, लगा रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसको, रो रहे हैं तब भी वही गलती कर रहे हैं। आपको लगेगा कि अरे यार ये तो बिल्कुल माइंड से शून्य हो गया है, तो कुछ भी कैसे भी कर लो। कभी कभी बच्चे उस स्टेट में आ जाते हैं, 3-4 साल के बच्चे हैं, वो कोई भी तरीका अपना लो, कुछ भी नहीं, कुछ काम नहीं कर रहा है। इस बीमारी को एडीएचडी कहते हैं। और मैं ये बता दूं, ये बच्चों की बीमारी नहीं है, ये हम सब में कहीं ना कहीं कभी न कभी हो जाता है। इसको अमिगडाला भी कहते हैं, अमिगडाला हाईजैक, भावनात्मक तूफान। आपकी भावना तूफान की तरह उमड़ती उमड़ती है, बवंडर बवंडर होता है, बवंडर। और नकारात्मक विचारों का ऐसा बवंडर, ऐसा आवर्तन चक्र पैदा होता है कि आपकी सारी बुद्धि जो है झूल जाती है, घूम जाती है। तो उसको कहते हैं क्षिप्त अवस्था। आप एक एक अपने काम पे ध्यान ही नहीं कर रख पाते हैं, बार बार आपका मूड चेंज होता रहता है, स्विंग करता रहता है आपका माइंड। आप ज्यादा ज्यादा बोलने लगते हो, अचानक से बातों नहीं हो जाते, आपके हाव भाव में तुरंत तुरंत चेंजेस होने लगता है, बेचैनी, अस्थिरता, क्रोध, चिड़चिड़ापन, आवेग में निर्णय लेने लगते हैं आप। न नींद आती है, न थकान है, बेचैनी है। और ऐसे लोग फिर ज्यादा खाने भी लगते हैं, जल्दी 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 खाएंगे, बहुत सारी चीजें खाएंगे, और कुछ कार्यों में कुछ ज्यादा ही ओवर ही जुड़ना शो करने लगेंगे, आधा काम करेंगे आधा छोड़ देंगे। ये जो आपकी क्षिप्तता है, ये जो आपका बंदरपना है, ये हम सब में, लेकिन उसके कुछ रेमेडीज हैं। खासकर जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, दोनों ब्रेन के हेमिस्फीयर्स को बैलेंस करने वाली प्रैक्टिसेस करते हैं, त्राटक का अभ्यास करते हैं, दिनचर्या में अपना अनुशासन रखते हैं। हमने बताया था 4 स्तंभ कम से कम होने चाहिए दिनचर्या के। आप अपने जीवन को स्तंभित करते हैं, नियमित समय सारणी बनाते हैं, दिनचर्या से सेटल करते हैं, मौन साधना करते हैं, अपने भीतर वीतराग का अभ्यास करते हैं, तो इस क्षिप्त अवस्था से मुक्ति पाते हैं। और आइए अब हम विक्षिप्त की बात कर लें। मैंने जैसा आप लोग को बताया, ये विक्षिप्तता हमारा स्वभाव है। हम संक्रमण की अवस्था में हैं, और ये सामान्य रूप से ज्यादातर हम इसी अवस्था में होते हैं। मूल में तो कभी कभी आते हैं, क्षिप्त में थोड़ा ज्यादा बार आते हैं, पर ज्यादातर समय जो होते हैं, कह लो 90% टाइम में हम लोग विक्षिप्त होते हैं, 7% टाइम में हम लोग क्षिप्त होते हैं, और 3% टाइम में हम लोग विक्षिप्त, ये मूड होते हैं। 90, 7 और 3। लेकिन ये हम बहुत स्टैंडर्ड बता रहे हैं, बहुत लोगों में फर्क होता है। कई लोगों में मूढ़ावस्था 20% हो सकती है। दीवानगी जो है वो, कुछ लोग इतने दीवाने हो जाते हैं कि वो 40 से 50% तक मूढ़ावस्था में आ जाते हैं। और कुछ लोग इतने बंदर हो जाते हैं कि उनकी जो बांद्रिक अवस्था है वो 50% हो जाती है। ठीक है, तो ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन हमारा जीवन 3 में चलता है। चलते चलते हम थोड़ा सा विक्षिप्त के बारे में और बता दें, कल मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा कि इसका निवारण कैसे हो। पर जानो तो सही, आपकी चेतना है किस अवस्था में।
तो आपकी रजस और सत्व का जो एक द्वंद है, ये द्वंद्वात्मक स्थिति है। आप बड़े घोर द्वंद में हो। अर्जुन बेचारा विक्षिप्त, लड़ूं कि ना लड़ूं, युद्ध करूं कि ना करूं, ये द्वंद की स्थिति है। ये दुख और चिंता है, अधिकांश स्थिति है। ना आत्मनियंत्रण हो पा रहा है, किसी निर्णय पे पहुंच पा रहे हैं, हर चीज के दो चार रास्ते निकल आ रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूं। कई बार लोग मेरे पास आके पूछते हैं सवाल, गुरुजी समझ में ही नहीं आ रहा है गुरुजी। हम बोले मैं समझा के भी नहीं समझा पाऊंगा बच्चों, क्योंकि ये अवस्था का दोष है। ये अवस्था का, आपकी चेतना की अवस्था का दोष। आप समझा दो कितनी भी बात, समझ नहीं आ रहा है, समझ में आ ही नहीं रहा है। वो बेचारे द्वंद में, क्या कैसे मानूं, इसको इस तरह से मानूं या उस तरह से मानूं, इसको इस तरह से लूं या उस तरह से लूं, ऐसे समझूं या वैसे समझूं, ये सही या वो सही, संशय में। विक्षिप्त का सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखना है तो आप उस समय को याद करो जब आप संशय में हो। ये संशयात्मक स्थिति है। जब बहुत लोग मेरे पास संशय में आते हैं तो हम कई बार कह देते हैं कि नहीं बेटा ये अवस्था है, ये अवस्था को पार हो जाने दो फिर बात करते हैं। संशय का इलाज लुकमान हकीम के पास भी नहीं है। लेकिन हां, अगर आपने, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत सत्व होता है, तार्किक स्थिति होती है, अगर आपके तर्क पॉजिटिव दिशा में चल पड़े तो आप अपने मार्ग को हरा देते हो, अपने द्वंद्वों से आगे बढ़ जाते हो, आप माइंडफुलनेस में चढ़ने लगते हो, आप सजगता में उतर आते हो, आप साक्षी भाव में उतर आते हो, आप दृष्टा भाव में उतर आते हो, तो आप विक्षिप्तता से मुक्त होने लगते हैं, आप सत्संग से जुड़ने लगते हैं, आप गुरु से जुड़ने लगते हैं, आप स्वाध्याय करने लगते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करने लगते हैं, आपकी ध्यान साधना नियमित अनुभवों के साथ होने लगती है, तो आप इस विक्षिप्तता से मुक्त हो सकते हैं। मैं कल आप लोग को बताऊंगा कि इन तीन नेगेटिव अवस्था के अलावे हमारे अंदर दो पॉजिटिव अवस्था भी होती है, जो कहते हैं एकाग्र और निरुद्ध। तो कल हम लोग देखेंगे कि एकाग्र अवस्था क्या है। एकाग्र अवस्था में चार चीजें हैं, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, उसको समझेंगे। हम देखेंगे कि निरुद्ध अवस्था क्या होती है, समाधि क्या होती है, ये सब भी हमारी अवस्थाएं हैं। और आप यकीन करो, आप सब जानते हो, आप जब गहरी गहरी नींद में होते हो, गहरी से गहनतम नींद, तो तुरीय अवस्था को भी छूते हो, आप तुरीय अवस्था को भी स्पर्श करते हो। मैं ये सब बताऊंगा। तो चलिए कल हम लोग फिर मिलते हैं 6 बजे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतने प्यार से हमारे साथ रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मोहन गुरु जी धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी।